आपके परीक्षा में सीधे उतरने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स का टॉप मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं हम इस वीडियो में। आपको हम बताना चाहेंगे सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको हम सीधे लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सामने निकल के आ रहा है, पूछा जा रहा है कि आर दूरी से बिलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखेंगे, दो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। यहां पर दोस्तों देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, दो इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है, कुछ दूरी पर यहां पे दोस्तों रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। यहां पे दोस्तों देखिए आर दूरी से बेलक पर रखा है, ठीक है। इस दोनों के बीच जो है आर है, ठीक है। इसको मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं E1, इसका नाम दे देते हैं E2, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों हमको पूछा जा रहा है जो फोर्स है वो यहां पे दोस्तों, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वो यहां पे दोस्तों किसके बराबर होगा। आपको देखिए एक फार्मूला यहां पे दोस्तों आप सभी को पता होनी चाहिए। फोर्स बराबर क्या होता है, के यहाँ पे, ठीक है, और Q1 तो हम दे देते हैं इसको यहाँ पे E1 और E2, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। डॉट अपन क्या होता है आर स्क्वायर। देखिए अभी दोस्तों जो फोर्स है वो डिस्टेंस यानी कि दोस्तों आर स्क्वायर का क्या है, तो अभी दोस्तों डायरेक्टली देखिए एफ जो है वो आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अभी क्या है, अभी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अभी दोस्तों जो एफ है वो आर स्क्वायर का क्या है, तो अभी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होकर व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पे दोस्तों देखिए जब आर स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, R-2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अब जो दोस्तों होगा वो आपको एफ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, तो R-2 का। और हमको दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फोर्स है वो यहां पे दोस्तों आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगे। तो यहां पे दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो पहला का आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दोस्तों एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का बेमीय सूत्र होता है। दो यहां पे दोस्तों डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए तो यहां पर दोस्तों देखिए जो हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि दोस्तों फाई इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस एरिया। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस एरिया होता है। आपको हम बताना चाहेंगे, नहीं पता है तो जान लीजिए फार्मूला। और देखिए जो एरिया का दोस्तों डायमेंशनल होता है वो होता है एल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है एल स्क्वायर। और यहां पे दोस्तों दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज का, ठीक है, यानी कि दोस्तों एफ अपॉन क्यू का होता है। और आपको हम बताना चाहेंगे देखिए जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपको बता दे एम एल, ठीक है, देखिए एम एल T-2 होता है। क्या होता है, MLT-2। और यहाँ पे दोस्तों Q का जो मतलब चार्ज का जो ऐसा डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपको दोस्तों IT होता है। अब देखिए अब सब कुछ आपको पता चल गया, एरिया का भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता है। अब इसे हमको क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां पर दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि दोस्तों फाई इक्वल टू जो होता है फार्मूला पर हम बैठाएंगे। अब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमको डायमेंशनल जो निकला है वो क्या निकला है, तो यहां पे दोस्तों निकला है MLT-2 क्रॉस यहां पे दोस्तों एल स्क्वायर, ठीक है। और अपन क्या हो जाएंगे, तो यहां पे दोस्तों जो चार्ज का है IT। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएंगे, अब दोस्तों देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो दोस्तों जो आपको बन के आएगा ये आपको बन के आ जाएगा ML3, ठीक है, क्या आ जाएगा ML3T-3 और I-1। तो आपको ऑप्शन नंबर कहां देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट। क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे बहुत ही आसानी होता है, बस थोड़ा फार्मूला बेस सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमको देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए वेक्टर P विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, यानी कि दोस्तों हमको टॉर्क पूछा जा रहा है, ठीक है। इस पर लगने वाला क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये तो फार्मूला ही है, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए जो हो जाएंगे वो वेक्टर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वेक्टर P क्रॉस हो जाएगा वेक्टर E, क्या हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस E। तो यानी कि दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको तीसरा का आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है कि एकांक आवेश को संवेदीय स्तर पर x मीटर ले जाने में क्या कार्य होता है। दोस्तों ये जो कार्य होता है आपको हम बताना चाहेंगे शून्य कार्य होता है, यानी कि दोस्तों आपको 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। देखिए मैं आपको पिछले भी जो है सेट में आपको ये कराया था, क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो हर हमेशा दोस्तों जीरो होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखिए
इस प्रकार से कोई मान लीजिए, ठीक है, कोई मान लीजिए कंडक्टर है, इस प्रकार से इसको मान लीजिए हम गोला कर देते, ठीक है, कोई इस प्रकार से कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें दोस्तों देखिए इस पे जो क्या है हमको चारों ओर चार्ज है, इस प्रकार से चार्ज है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी देखिए खोखले गोले हो, ठीक है, तो उसमें दोस्तों याद रखिएगा हर हमेशा दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, हर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो जीरो होता है, यानी कि दोस्तों आपका राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को और बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों देखिए 6 पूछा जा रहा है कि एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रो यहाँ पे दोस्तों फैराडे है को यहाँ पे दोस्तों 1000 वोल्ट तक जो आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दोस्तों देखिए पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है उस कंडक्टर का, क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसका तो एक फार्मूला ही आता है, क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे पोटेंशियल एनर्जी मतलब U बराबर होता है, क्या होता है, तो 1/2, ठीक है, यानी कि दोस्तों 1/2 हाफ, यानी कि दोस्तों CV², क्या होता है, हाफ CV², या उसको हम फार्मूला पर बैठाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, फार्मूला पर बैठा देना है। तो क्या है कि 1/2 है गुना यहाँ पे दोस्तों देखिए 20 माइक्रोफैराडे, तो 20 गुना और माइक्रोफैराडे का क्या हो जाएगा, तो 10⁻³ होता है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको जो यहाँ पे दोस्तों वोल्ट का मान दिया है, ठीक है, ये आपको दोस्तों 1000 है, तो V² होता है, तो 1000 गुने 1000 इस प्रकार से दोस्तों होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये तो इससे कट जाएगा और यहाँ पे दोस्तों इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएंगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁴ क्या हो जाएंगे, 4 जूल, क्या हो जाएंगे, 10⁻⁴ जूल, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों छठा का आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि सेल, ठीक है, सेल का EMF मापा जाता है। देखिए दोस्तों सेल का जो मापा जाता है वो पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है, यानी कि दोस्तों आपको 7वां का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों देखिए किरचॉफ का जो धारा नियम कहता है वो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए 2 सर्किट है, ठीक है, 2 सर्किट है इस प्रकार से, और यहाँ पे दोस्तों देखिए इसे आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, धारा, और यहाँ पे दोस्तों इसे आ रहा है 4 एम्पियर। तो किरचॉफ का धारा नियम यह कहता है कि जितना एम्पियर इसमें आ रहा है सर्किट में उतना ही बाहर भी निकल जाता है, ठीक है, जितना आया उतना निकला। तो इसको क्या ये जो, ठीक है, ये जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये जो संबंधित है आपको हम बता दें ये आवेश से संबंधित है, यानी कि दोस्तों 8 का आपको राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे को और बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मापा जाता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ऊर्जा से मापा जाता है। आपको 9 का राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित यहाँ पे दोस्तों वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा यहाँ पे दोस्तों पास द्वारा अनुभूत यहाँ पे दोस्तों बल आघूर्ण यानी कि दोस्तों वेक्टर टॉर्क का मान क्या होगा। इससे पहले भी मैं दोस्तों आपको ऊपर भी क्वेश्चन एक करा दिया हूं, बस सेम ही रहेगा, सिर्फ इसमें दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे को और बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, ठीक है, और मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में जो है प्रभावित हो रहे हैं, तो संट का मान क्या होगा। देखिए इसमें दोस्तों जो संट का मान हो जाएंगे वो आपको G/99 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए आपको याद करते हुए जाना है, और एकदम इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन फटाक से दबा दीजिए। चैनल पर नई बार है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 12 पूछा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, हमको देखिए फार्मूला क्या किसका होता है, तो B= होता है म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, और यहाँ पे दोस्तों होता है I/, ठीक है, I/R 2 पाई, ये हमको फार्मूला होता है। तो हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दोस्तों देखिए त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, यानी कि दोस्तों जो R है यहाँ पे देखिए जो R है इसको दुगुनी कर दी जाए, तो यहाँ पे दोस्तों इसका ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ठीक है, जब हम त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए जो यहाँ पे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के जो तीव्रता होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको हम बताना चाहेंगे वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हाफ हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1/2 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों हाफ हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है
कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है? ये दोस्तों आप सभी को पता होनी चाहिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करते हुए जाना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ सेल्फ यहाँ पे दोस्तों इंडक्टेंस, ठीक है, तो इसका आप सभी को पता होनी चाहिए हेनरी होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएंगे। ठीक है, सारा का सारा मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमश N1 और N2 लपेटे है, तब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या हो जाएंगे। देखिए जब भी दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी जो है लपेटा हुआ है, तो आपको बताना चाहेंगे जो आपको हो जाएंगे वो N2 लेस देन हो जाएंगे N1, ठीक है, यानी कि दोस्तों N1 से हमेशा बड़ा होगा N2, तो आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है IL/R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। इसे दोस्तों आप इसे याद ही कर लीजिए, जो होता है आपको R अपॉन, ठीक है, √R² प्लस ओमेगा² L² होता है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि किसी छोटे यहाँ पे दोस्तों चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षय और निरक्षय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान अनुपात होगा। देखिए अक्षय और निरक्षय हमको पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा इसे समझाने का जो है प्रयास करता हूँ। अक्षय और निरक्षय का जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वेक्टर बी का जो है मान पूछा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों देखिए क्या है कि इस प्रकार से है एक छोटा, देखिए इस प्रकार से एक चुंबक है, छोटा सा एक चुंबक है इस प्रकार से, इससे दोस्तों देखिए पोल से इस प्रकार से एक जो है लाइन गुजर रहा है, और इसमें दोस्तों जो कट कर रहा है, ठीक है, तो ये दोस्तों जो गुजर रहा है ये क्या है, ये अक्षीय है। ठीक है, ये जो गुजर रहा है, ठीक है, ऐसे करके ये अक्षीय है, और इसको हम बोलेंगे क्या है, निरक्षीय है। ठीक है, ये अक्षीय हो जाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, निरक्षीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हमको पूछा जा रहा है कि ठीक है, इसमें दोस्तों इसका जो अनुपात हैगा वो किसके बराबर होगा, तो अक्षय लेके देखिए देखिए अक्षय के लिए जो मान होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो अक्षय के लिए मान होता है वो आपको होता है दोस्तों 2km, ठीक है, 2km/r3, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अक्षय के लिए हो गया, और निरक्षय के लिए क्या होता है, तो इसके लिए दोस्तों होता है km, ठीक है, km/r3। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हमको अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, आपको रटते हुए जाना है, एकदम बढ़िया से तैयारी करते हुए जाना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो अपने गुरुजी के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ये आपकी मैं जिम्मेदारी देता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। सभी दोस्तों को पता होगा कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई के समानांतर हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 यानी कि दोस्तों 20 पूछा जा रहा है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सभी क्वेश्चन जो है बनाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ जो है आपको आंसर ही जो है आपको रटते हुए जाना है। ठीक है, चलिए जो न्यूमेरिकल टाइप का है मैं उसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि देखिए आपको दो लेंस दिया है, दोनों का दोस्तों आपको क्षमता यानी कि दोस्तों पावर दिया है, और सटा कर रखने पर जो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो हिंदी में जो ये जो क्षमता दिया है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती टाइपिंग हो गया है। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन ठीक है, इंग्लिश में जो क्षमता दिया है, ठीक है, -15D और +5D दिया है, ये सही है। इसी के अनुसार दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएंगे, तो पावर हमको निकालेंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों को जो क्या है करेंगे, क्षमता को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -15D और दोस्तों +5D। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, चलिए बहुत ही करीब आ चुके हैं, 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 21 पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस दोनों को ऐड करने पर -10 डायोप्टर आ जाएंगे। तो पी का मान कितना है दोस्तों, तो -10 डायोप्टर। चलिए अब दोस्तों हमको फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 1 क्या होता है, फोकस दूरी बड़ा होता है 1/P। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएंगे 1 यहाँ पे दोस्तों -10 डायोप्टर पी का मान दिया है, और यहाँ पे दोस्तों जो फोकस का होता है वो मीटर होता है। ठीक है, ऐसे मत रख, और मीटर को हम सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा -10। ठीक है, माइनस लगा रहेगा और 10 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे, -10 सेमी। यदि दोस्तों आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, इसको रट लीजिए सीधे। खगोलीय दूरदर्शक में अतिक प्रतिबिंब होता है, या आपको हम बता दें कि काल्पनिक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर 22 का सी। चलिए
बहुत दोस्तों जो है आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी अपने गुरुजी के लिए इस वीडियो को लाइक का बटन दबा देना है। बहुत ही हम करीब आ चुके हैं, अब इसको हम करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। 23 नंबर पूछा जा रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों बेलनाकार का लेंस का जो हम उपयोग करेंगे वो हम, ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 24, प्रकाश के रेले यहाँ पे दोस्तों प्रकिरण में यहाँ पे दोस्तों परिणित यहाँ पे दोस्तों प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के रूप में समानुपाती होता है। देखिए ये तो फार्मूला ही पूछ लिया है, तो क्या होता है दोस्तों समानुपाती, तो आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे दोस्तों 1/λ/4, 1/λ/4 यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 25 पे, बहुत कम ही क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट करते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद ही हम छोड़ेंगे। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो दोस्तों देखिए जो पतले फिल्म के जो दोस्तों जो इसका कारण है वो ठीक है क्या है, तो अच्छा हाँ, इसका दोस्तों जो कारण है वो इंटरफेरेंस है, यानी कि दोस्तों व्यक्तिकरण है। आपको 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, काफी इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे। बूस्टर का नाम क्या है? तो म्यू बराबर 10 IP है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। इससे तो आप इसे रट ही लीजिए। चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 27 पूछा जा रहा है कि लैम्बडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। फोटोन की ऊर्जा दोस्तों फार्मूला, लैम्बडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होंगे वो hc/λ हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, एकदम फैला दीजिए पूरा बिहार में। मैं ये आपको जिम्मेदारी देता हूं कि आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? मैं आपको पिछले भी सेट में कराया था, कौन हो जाएंगे? बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर 28 का ए राइट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? सीधी सी बात है दोस्तों, आपको देखिए अल्फा कण में भी जो आवेश, ठीक है, अल्फा कण में जो है आवेश, ठीक है, होता है, बीटा कण में होता है, प्रोटॉन में होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि प्रोटॉन में आवेश नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। किसी में जो है आवेश रहित है इनमें से, तो आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों प्रोटॉन। चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज करके ही छोड़ेंगे। जितने समय में पूछा जा रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, उसे कहते हैं दोस्तों अर्धायु कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट। सीधे आपके एग्जाम में उतरने वाले सवाल है, आपको रटते हुए जाना है। यहां पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक द्वारा धारा भाग, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों धारा भाग होते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे एन टाइप में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वहीं पे दोस्तों पूछेगा कि पी टाइप में क्या हो जाएंगे, तो आपको बता दें कि होल हो जाएंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। लेकिन अब भी के अनुसार दोस्तों जो राइट ऑप्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में छिद्र हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों होल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 32 पूछा जा रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश दोस्तों आपको बता दें कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत आवृत्ति क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो जब निवेश आवृत्ति 50 है तो जो निर्गत होगा वो आपको हम बताना चाहेंगे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका डबल हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको सी राइट हो जाएंगे, 100 हर्ट्ज। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही जबरदस्त सवाल, ठीक है, कि NAD गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? देखिए जो NAD बना है वो किससे बना है? तो दोस्तों नोट प्लस एंड से बना है। किससे बना है? तो नोट प्लस एंड से बना है, ठीक है, ए एंड डी। और आप सभी को दोस्तों पता है कि एंड का जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है? तो ए डॉट बी होता है, और इस पे दोस्तों नोट लगा है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। तो सिंपली सी बात है दोस्तों, क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहा है सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं आपको पिछले भी वीडियो में बताया था एग्जाम, ठीक है, बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से ये 100% आराम से अब बन जाएंगे। मैं थोड़ा इसमें भी सॉल्व करके बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 34 पूछा जा रहा है। आपको देखिए पूछा जा रहा है कि डेसिमल नंबर 15 को जो है हमको, ठीक है, हमको बाइनरी में बदलना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे? तो दोस्तों 15 है, इस प्रकार से इसको हमको, ठीक है, बाइनरी में बदलना है। तो हर में से याद रखिएगा दोस्तों, जब भी बाइनरी में बदलने बोलेगा तो आपको 2 से ही लगाना है। तो क्या हो जाएंगे? 7 दूनी 14 हुआ, तो एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। चलिए फिर लगाएंगे दोस्तों, 2 से ही लगाना होता है, 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर फिर बच गया। फिर लगाएंगे सर जी 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 1 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आपको ऑप्शन आ रहा है? इस प्रकार से हमको लिखना होता है उल्टा। तो 1 1 1, यानी कि दोस्तों 4 को 1 आ गया, ठीक है, और द्विधारी पूछ रहा था यहाँ पे दोस्तों, ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आपको हम बता दें ये क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा,
आपको हम बता दें आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट जी में टोटल आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 35 का ही जवाब देना है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको हम बता दें आपको 35 वे क्वेश्चन चूज करके बनाना है जो आपको आते हैं। ठीक है, तो 70 में दोस्तों आपको 35 का ही जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम फटाफट क्वेश्चन 35 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो आपको हम बता दें इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 35 का। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का टोटल यहाँ पे दोस्तों 35 टॉप वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।